नगर या गांव ऐसी धरती पर बसा था जिसे कई बार इंद्र देवता शायद भूल ही जाते थे कि वहाँ भी धरती प्यासी होगी। गांव के लोग टकटकी लगाए बादलों की ओर देखते रहते। पानी की एक बूंद भी उन्हें दिखाई नहीं देती। लेकिन नगरिया गांव में एक कुआं ऐसा भी था जिसमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता था। मानो उस कुएं को भगवान से वरदान मिला हुआ था। गांव के सरपंच गजेंद्र और वहाँ के सवर्ण लोगों ने उस कुएं पर अपना मालिकाना हक जमा रखा था। छोटी और नीची जाति के लोग उस कुएं का पानी लेने क्या उस कुएं के नज़दीक भी नहीं जा सकते थे। वहाँ की महिलाएं दूर दराज के गाँव में से जाकर अपने सर पर 3-4 मटकी रख कर पानी उठा कर लाती थी। कम पानी में गुजारा करना उन्होंने सीख लिया था। फिर भी हर रोज़ इतनी दूर से पानी लाना आसान काम तो नहीं था। थोड़ा बहुत पानी तो गांव के कुछ कुछ कुओं में रहता था, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ जाता उस समय तो पानी की तकलीफ उन्हें रुला ही देती थी। पानी की समस्या बड़ी ही विकट समस्या बन गई थी। घर के मर्द सुबह सुबह मेहनत मजदूरी रोजी रोटी की तलाश में घर से निकलकर अपने काम पर चले जाते। पानी की पूरी जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर आ जाती थी। गांव के उस कुएं का नाम उसकी क्षमता के कारण बहुत सोच समझकर सोने का कुआं रखा गया था। सवर्णों के लिए तो इस कुएं का पानी सच में सोने के तुल्य था, पर छोटी जाति के लोगों के लिए वह केवल दूर से दिखाई देने वाला एक अस्तित्व मात्र ही था। उसके पास तक पहुंचना, उसे छूना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था। वहाँ के उन परिवारों ने तो यह स्वीकार भी कर लिया था कि सोने के कुएं पर उनका कोई हक नहीं है और वह ऊंची जाति के लोगों की जागीर है। लेकिन उस गांव में कोई एक थी जो इस बात को बिल्कुल भी सही नहीं मानती थी, और वह थी केवल 14 वर्ष की एक बच्ची जिसका नाम था यमुना। यमुना की छोटी बहन थी रिया, जो उससे 7 वर्ष छोटी थी। यमुना की माँ का नाम नर्मदा और पिता का नाम सागर था। छोटा सा परिवार था। यमुना के दादा दादी का देहांत हो चुका था। रिया के पिता सागर पेशे से मोची का काम करते थे। परिवार का लालन पालन सागर के ही कंधों पर था। 2 वक्त की रोटी उनके परिवार को आसानी से मिल जाती थी। सागर का काम बहुत अच्छा था, इसलिए गांव के बहुत से लोग अपने जूते चप्पल की मरम्मत के लिए और कभी कभी उन्हें चमकाने के लिए भी सागर के पास ही आया करते थे। यूँ तो सागर का परिवार खुश था, लेकिन यमुना वह खुश नहीं थी। बचपन से अपनी माँ को सर पर 4-4 मटकी भरकर पानी लाता देख वह हमेशा दुखी हो जाती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, सोने के कुएं का पानी हमें क्यों नहीं मिलता? वह तो पूरे साल भरा ही रहता है। सागर ने कहा, यमुना बेटा, वह कुआं ऊंची जाति के लोगों के लिए है। हमारा उस पर कोई हक नहीं है। आगे से ऐसा ख्याल भी अपने मन में मत लाना। क्यों बाबूजी, भगवान जी ने तो ऐसा नहीं कहा है ना? फिर इंसान, यमुना, यह बहस का विषय नहीं है। कहा ना तुमसे भूल जाओ सोने के कुएं को। यमुना ऊपर से तो चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर की यमुना उछालें मार रही थी। उसे अपने इन सवालों का जवाब चाहिए था, लेकिन कौन देगा उसके इन सवालों का जवाब? यमुना बहुत ही संवेदनशील और समझदार लड़की थी। हालातों और विषम परिस्थितियों ने उसे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था। सोचने समझने की शक्ति भी उसके पास कुछ ज़्यादा ही थी। बड़ी होते होते उसे पता चल गया था कि उनकी जाति को नीची जाति का माना जाता है, उन्हें अछूत माना जाता है, इसलिए उन्हें सोने के कुएं के पास जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन यह बात उसे किसी भी कीमत पर हजम नहीं हो रही थी। वह सोचती, भगवान ने ही तो सबको बनाया है, फिर यह भेदभाव क्यों? यमुना अपने पिता की डांट सुनकर भी अक्सर सोने के कुएं से पानी लेने की जिद किया करती थी। सोने का कुआं ऊंची जाति के लोगों की जागीर है, हमारा उस पर कोई हक नहीं। अपने पिता की यह बात यमुना सुनना ही नहीं चाहती थी। यह सब कुछ अब तो रोज़मर्रा की बातें हो गई थी, इसलिए सागर भी यमुना की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इस साल इंद्र देवता शायद कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थे। बादल आते ज़रूर थे, पर मुँह दिखाकर वहाँ से कहीं और दूर दराज के गाँव की ओर निकल जाते थे, मानो नगरिया वालों को देख मुस्कुरा रहे हों या सोने के कुएं को लबालब भरा देखकर सोचते हों कि इस गांव के लोगों को पानी की क्या कमी है। इन्हें तो गंगा मैया अपनी कोख से पानी निकाल कर देती है।
वह बेचारे बादल इंसानों की काली करतूत कहाँ जानते थे। इस बार कुएं सूख रहे थे। नर्मदा रोज़ की तरह आज भी 3-4 घड़े लेकर पानी लेने के लिए जाने लगी। आज नर्मदा का मुंह देखकर यमुना को पता चल गया था कि उसकी माँ आज रोज़ की तरह नहीं है। उसने पूछा, माँ तबीयत ठीक नहीं है ना तुम्हारी? नर्मदा अपनी तबीयत का हाल छुपा लेना चाहती थी। वह कुछ कहे उससे पहले ही यमुना ने कहा, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, बोल दो झूठ कि तबीयत बिल्कुल ठीक है, ताकि तुम्हें पानी लाने से मैं रोक ना सकूं और फिर सोने के कुएं का जिक्र ना निकल जाए। नर्मदा ने कहा, अरे यमुना, बावरी हो गई हो क्या? थोड़ा बहुत नरम गरम तो होता ही रहता है। कोई बिस्तर से उठ ना सकूं ऐसी बीमार नहीं हूँ मैं। तब यमुना ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, लाओ माँ, आज पानी मैं भर लाती हूँ। अरे नहीं यमुना, बहुत दूर जाना पड़ता है, मैं तुझे अकेली वहाँ नहीं जाने दे सकती। ज़माना बहुत ख़राब है बिटिया, लेकिन माँ तुम आज पानी लेने बिल्कुल नहीं जाओगी। तुम्हारा हाथ कितना गर्म हो रहा है, शरीर तप रहा है बुखार से, कहीं गिर गई तो? इतना कहते हुए यमुना ने नर्मदा के हाथ से पानी का घड़ा छीनते हुए कहा, मैं लाऊंगी पानी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। यमुना मटकी लेकर सोने के कुएं की तरफ दौड़ी। नर्मदा चिल्लाई और, अरे क्या कर रही है यमुना, रुक जा। किंतु उसके कदम तो सोने के कुएं की तरफ बढ़ चुके थे। काम पर जाने के लिए घर से निकले उसके बाबूजी ने देखा यमुना घड़ा लेकर दौड़ी चली जा रही है। वह कुछ पूछते उससे पहले ही नर्मदा चिल्लाई, अरे पकड़ो उसे, पागल हो गई है ये लड़की। रिया के बाबूजी, दौड़ो वरना अनर्थ हो जाएगा। वह सोने के कुएं से पानी लेने की जिद पकड़ कर गई है। नर्मदा और सागर यमुना के पीछे उसे पुकारते हुए भागे जा रहे थे। यमुना, रुक जा बेटा, रुक जा। उनके पीछे पीछे छोटी सी रिया कुछ समझे बिना ही भागी जा रही थी। शोर सुनकर सागर की ही बिरादरी के कुछ लोग घरों से बाहर निकल आए और वे भी उसी तरफ दौड़ने लगे। यमुना बहुत तेज दौड़ती थी। वह कुएं के पास पहुंच गई, जहां कुछ लोग पानी भर रहे थे। वहां पहुंचते ही यमुना चिल्लाई, मुझे भी पानी चाहिए। कहते हुए वह आगे बढ़ने लगी। चूँकि कुआं सरपंच के आंगन में ही था, सो वह पहले से ही पलंग पर बैठे आराम फरमा रहे थे। यमुना की आवाज़ सुनकर वह उठकर खड़े हो गए और कहा, ए लड़की, यहाँ तक आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यमुना ने कहा, काका जी, मुझे भी सोने के कुएं से पानी चाहिए। मेरी माँ बीमार है, घर में पानी की एक बूंद नहीं है। ए लड़की, जा वापस चली जा। आज आ गई है तो तेरी मटकी भरवा देता हूँ, पर इसके बाद इस रास्ते को भूल ही जाना। कहते हुए सरपंच गजेंद्र ने अपने घर काम करने वाले रामा से कहा, रामा जा भर दे उसका घड़ा। तभी यमुना बोली, नहीं काका जी, मैं तो अपने हाथ से ही भर कर ले जाऊंगी। यह पानी पूरे गांव को मिलना चाहिए। आप भगवान नहीं हैं काका जी, भगवान ने हम सभी को एक जैसा बनाया है, जातियों में उसने नहीं बांटा। फिर आप कौन होते हैं हमें नीची जाति का समझने वाले? यमुना के पीछे भागते भागते अब तक नर्मदा, रिया और सागर भी वहाँ आ गए, लेकिन वह सोने के कुएं से काफ़ी दूर खड़े होकर यमुना को पुकार रहे थे। यमुना मेरी बच्ची, जिद ना कर, वापस आ जा। वह पानी हमारे लिए नहीं है। यमुना ने कहा, नहीं बाबूजी, इस पानी पर पूरे गांव का हक है। फिर उसने सरपंच से कहा, काका जी, हमारे पानी लेने से इस पानी का रंग तो नहीं बदल जाएगा ना? सरपंच ने कहा, हो सकता है ऐसा करने से गांव के दूसरे कुओं की तरह सोने के कुएं का पानी भी सूख जाए और बाकी के गांव वाले भी पानी के लिए तरस जाएं। तभी सागर ने फिर से पुकारा, यमुना बेटा वापस आ जा। बाबूजी, यह काका कह रहे हैं, शायद हमारे छूने से सोने का कुआं भी सूख जाएगा। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ, क्या सच में यह कुआं भी सूख जाएगा? मैं जा रही हूँ बाबूजी, मेरे जाने के बाद देखना क्या यह कुआं सूख जाएगा। यदि सच में सूख जाएगा तो मान लेना यह हमारे लिए नहीं है और हमें भगवान ने ही छोटी जाति का बनाया है। आज मैं इस सोने के कुएं में अपनी सांसों को मिला दूंगी, मैं उसमें समा जाऊंगी बाबूजी। सोने के कुएं में यमुना मिल जाएगी। फिर ये लोग क्या करेंगे, कोई कुछ समझ पाता? उससे पहले यमुना ने दौड़ते हुए उस कुएं में छलांग लगा दी। एक जोर की छलांग की आवाज़ आई।
उस आवाज़ के साथ कुछ बुलबुले पानी में अपनी आवाज़ सुना रहे थे। बाकी हर तरफ एक सन्नाटा था। बाकी हर तरफ सन्नाटे के साथ हर एक आँख में आश्चर्य दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर यमुना के माँ बाबूजी की सांसें अटक रही थी। उनकी जीवा शांत थी। शायद वह अभी भी होश में नहीं थे कि उनकी बेटी सोने के कुएं की गोद में समा चुकी है, उसके गर्भ में जा चुकी है। तभी सन्नाटे के बीच दौड़ती हुई रिया की आवाज़ गूंजी, यमुना जीजी। रिया को कुएं की तरफ दौड़ते देख नर्मदा होश में आई और उसने दौड़कर रिया को पकड़ा। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मेरी जीजी को बाहर निकालो। अब तक सागर भी मानो होश में आ गए और चिल्लाए, सरपंच जी मेरी बच्ची को बचा लो। सरपंच गजेंद्र कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि यमुना इस हद तक गुजर जाएगी। तभी गजेंद्र के कानों में उसके 8 साल के बेटे की आवाज़ आई, बाबूजी उसे बचा लो, बाबूजी उसे बचा लो। लेने दो ना उन्हें भी पानी। गजेंद्र ने 2 अच्छा तैरना जानने वाले लड़कों से कहा, बचाओ उस बच्ची को। तुरंत ही वह लड़के कुएं में कूद गए, लेकिन जब तक वह कूदकर तैरकर उसे ढूंढते बहुत देर हो चुकी थी। यमुना की देह डुबकियां लगाकर सोने के कुएं की तह में जा चुकी थी। हर आँख बिना पलके झपके चुपचाप देख रही थी कि अब आगे क्या होने वाला है। यमुना जिंदा निकलेगी या उसकी लाश बाहर आएगी। नर्मदा, सागर और रिया अब भी दूर खड़े एक टकटकी लगाए कुएं की तरफ देख रहे थे। यमुना को कुएं में छलांग लगाए अभी कुछ ही पल तो हुए थे। उन्हें उम्मीद थी शायद उनकी बेटी की सांसें चल रही हों, लेकिन जैसा वह चाहते थे वैसा हुआ नहीं। यमुना एक लड़के की गोद में थी जरूर, लेकिन जिंदा नहीं, लाश के रूप में। अब भी उसकी पेजेंट के घुंघरू मधुम मधुम बज रहे थे। सागर और नर्मदा की चीख एक साथ निकल गई, यमुना मेरी बच्ची। लेकिन अपने माता पिता की आवाज़ सुनने के लिए यमुना अब कहाँ थी। उसका पार्थिव शरीर उसके माता पिता को सौंप दिया गया। वह लोग और उनकी बिरादरी के लोग मातम मनाते रोते बिलखते घर पहुँचे। आपस में लोग बातें कर रहे थे, यमुना ने तो हमें न्याय दिलाने के वास्ते अपनी जान ही की बाजी लगा दी, क्या अब हमें सोने के कुएं से पानी मिलेगा। कोई कहता, क्या यमुना का बलिदान फिजूल चला जाएगा। तरह तरह की बातें चल रही थी। उधर सागर के रिश्तेदारों और मित्रों ने यमुना की अंतिम विदाई की तैयारियां शुरू कर दी। रिया निढाल थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कौन ऊंची जाति कौन छोटी जाति। उसके लिए तो यह केवल कुछ शब्द थे जिन्हें वह अक्सर सुना करती थी, पर अब तक उनकी गहराई, उनका असली मतलब वह समझ नहीं पाई थी। आंसुओं से आज अनेक आंखें भीगी जा रही थी। एक छोटी सी बच्ची ने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया, कितना दर्द होगा उसके दिल में। नर्मदा का रोना बिलखना देखकर कई लोग उसे सांत्वना देने लगे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, नर्मदा बिटिया रो मत, तुम्हारी यमुना मरी कहाँ है, वह तो अब हमेशा हम सब के दिलों में जिंदा रहेगी। इन्हीं बातों के बीच अंतिम यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई। रिया बार बार अपनी बहन से कहती, जीजी उठ जाओ, क्यों इतना सो रही हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अब यमुना के पार्थिव शरीर को उठाने का वक्त आ गया था। मौत भी आज यह दृश्य देखकर शायद घबरा गई होगी। आंसुओं से भीगे चेहरे लेकर सभी यमुना की अंतिम यात्रा के साथ निकले। कुछ ही दूरी पर जाकर सोने का कुआं दिखाई देने लगा, लेकिन यह क्या, लोग देखकर हैरान थे कि सोने के कुएं का शुद्धिकरण करने के लिए पूजा पाठ, हवन और यज्ञ की तैयारियों के साथ पंडितों का बड़ा लगा हुआ था। सभी को यमुना के त्याग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देने लगी। लोग समझ गए कि यह पानी तो अब भी उन्हें नहीं मिलेगा। यह दृश्य भी उतना ही दुखदायी था। एक तरफ यमुना का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए जा रहा था और दूसरी तरफ सोने के कुएं का शुद्धिकरण चल रहा था। लोग सोच रहे थे, हे प्रभु, यह कैसी विडंबना है। इस पूजा अर्चना का मतलब तो यही निकलता है कि सोने के कुएं को यज्ञ और हवन द्वारा शुद्ध कर दिया जाएगा। तभी एक व्यक्ति ने बुजुर्ग बाबा से पूछा, बाबा क्या हमें अब भी सोने के कुएं से पानी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा, तुम ठीक समझे, चाहे जो भी कर लो, पानी तो मिलने से रहा। सोने का कुआं मानो धुल कर पवित्र हो गया। यमुना का अग्नि संस्कार करके सब वापस लौट आए।
दूसरे दिन से फिर वही सब शुरू हो गया। गांव की औरतें सर पर घड़े लेकर पानी भरने दूर दराज के गांव की तरफ निकल जाती और सोने का कुआं लबालब भरा मुस्कुराता रहता। यमुना ने तो कुएं में यह सोचकर छलांग लगाई थी कि उसके इस बलिदान से एक ऐसी क्रांति आएगी जो सवर्ण और छोटी जाति सबको एक कर देगी। लोगों के दिल बदल जाएंगे, लेकिन उसका यह बलिदान कोई क्रांति न ला सका। अभी भी महिलाओं को सर पर मटकी लाते देखकर उसकी आत्मा भी रोती होगी। सागर और नर्मदा अब तक थक चुके थे। उन्हें इस गांव से नफरत हो चुकी थी। सोने के कुएं को देखते ही उन्हें यमुना दौड़ती हुई उस कुएं में छलांग लगाती दिख जाती। उसकी पायल की मधुर ध्वनि उनके कानों में जाती तो आंखों से आंसू बनकर बाहर निकल जाती। रातों को सपनों में भी उन्हें वही दृश्य दिखाई देता। इन्हीं सब कारणों से उन्होंने नगर या गांव को ही छोड़ दिया और एक शहर की तरफ निकल पड़े। यहाँ उनके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया और एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। गांव से दूर एक शहर में जाकर सागर ने नर्मदा से कहा, नर्मदा, मुझे लगता है हमें यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए। यमुना की यादों में खोई नर्मदा ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है रिया के बाबूजी, कहीं भी रहो, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। क्यों नर्मदा, क्या हमारी रिया को हमें पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए? नर्मदा शांत थी, अपने आप को नई जगह पर ढालने की कोशिश कर रही थी। सागर ने कहा, चलो नर्मदा, पास में कुछ झुग्गी झोपड़ी दिखाई दे रही हैं, हम भी यहाँ पर ही अपने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। मैं अपनी दुकान का पूरा सामान साथ लाया हूँ, कल से ही काम शुरू कर दूँगा। मैं भी घर का कामकाज ढूंढने की कोशिश करूँगी ताकि तुम्हारा हाथ बटा सकूँ। अपने जोड़े हुए पैसों से सागर ने टीन खरीद एक खोली बनवा ली और अपना काम भी शुरू कर दिया। नर्मदा ने आसपास की झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं से दोस्ती कर ली। वह काम की तलाश में हर रोज़ इधर उधर भटकती, पर सभी के घरों में पहले से ही काम करने के लिए कोई न कोई बाई होती ही थी। देखते देखते 1 माह ऐसे ही गुजर गया, लेकिन इतने दिनों में नर्मदा यह समझ गई थी कि यहाँ शहर में कोई उन्हें अछूत नहीं समझता। एक दिन शाम को काम ढूंढने के बाद वह निराश होकर सागर के पास आकर बैठ गई। सागर किसी के जूते पॉलिश करके चमका रहा था। रिया भी सागर के पास बैठकर अपने पिता को काम करता हुआ देख रही थी। नर्मदा को उदास देखकर सागर ने पूछा, क्या हुआ नर्मदा, आज भी कहीं काम नहीं मिला? हाँ, काम तो नहीं मिला रिया के बापू, लेकिन एक सुकून की बात यह है कि यहाँ काम पर रखने से पहले कोई भी जाति बिरादरी नहीं पूछता। बस काम इसलिए नहीं मिल रहा कि कहीं कोई खाली स्थान ही नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, किसी के घर में काम वाली नहीं होगी, उसी घर में काम मिलेगा। तब तक धैर्य रखना होगा नर्मदा, इस तरह निराश मत हो। मैं हूँ ना, मैं काम कर रहा हूँ, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। सागर और नर्मदा बातों में लगे हुए थे। तभी रिया खेलते खेलते रोड पर आ गई। दूसरी तरफ से एक कार आ रही थी। उस कार में बैठे इंसान ने बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाया। ब्रेक की आवाज़ और गाड़ी के अचानक रुकने की आवाज़ से नर्मदा और सागर चौंक गए। रोड पर देखा तो रिया से कुछ ही दूरी पर कार रुक गई थी और रिया डरी हुई वैसे ही वहाँ खड़ी थी। सागर ने दौड़कर रिया को गोद में उठाया और नर्मदा दौड़कर कार वाले के पास पहुँच गई। अब तक कार में से एक महिला और उसका पति बाहर निकल आए। उन्हें लग रहा था अब ये औरत झगड़ा करेगी, शायद पैसे भी मांगेगी, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। नर्मदा ने उनके सामने जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए मैडम जी, गलती हमारी ही थी। हम ही बातों में लगे अपनी बिटिया की तरफ ध्यान ना दे पाए। उसकी बात सुनकर कार वाली महिला, जिसका नाम अरुणा था, वह दंग रह गई। उसने कहा, आपकी बेटी डर गई है, उसे चोट नहीं आई, लेकिन वह डर के कारण रो रही है, आप उसे संभालिए। अरुणा ने अपनी कार से एक चॉकलेट निकालकर रिया को देते हुए कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? चॉकलेट लेकर रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा डर गई थी। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो मैं मर जाती। नर्मदा ने कहा, रिया ऐसा नहीं कहते बेटा। अरुणा ने नर्मदा की तरफ देखते हुए कहा, मैं तो यहाँ किसी काम वाली बाई को ढूंढने आई थी, कोई है क्या तुम्हारी
पहचान में। यह वाक्य नर्मदा के कानों में एक सुरीली ध्वनि छोड़ गया। उसने कहा, है ना मैडम जी, मैं खुद हूँ। मैं पिछले 1 महीने से काम ढूंढ रही हूँ, पर मिला ही नहीं, क्योंकि सबके घर पर पहले से ही काम वाली बाई आती है। मैडम जी, आपके घर भी, मेरे घर भी काम वाली थी, किंतु उनका परिवार 1 हफ्ते पहले ही शहर छोड़कर गांव वापस चले गए। अब वह लौट कर नहीं आएंगे, इसलिए मुझे काम वाली बाई की ज़रूरत है। मैडम, मैं करूँगी आपके घर का काम। आप जो भी बोलेंगी सब करके दूँगी। पैसे भी आप जितने देंगी उतने में ही करूँगी। मैडम, हम अभी 1 महीने पहले ही गांव छोड़कर शहर आए हैं। आप मुझे काम देंगी ना? तुम्हारा नाम क्या है, पहले तो ये बताओ। जी, मेरा नाम नर्मदा है और मैडम मेरे पति मोची का काम करते हैं। हम छोटी जाति के लोग हैं मैडम जी, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नर्मदा, जात पात में हम नहीं मानते, बस साफ सुथरी अच्छे स्वभाव की काम वाली बाई चाहिए थी, जो किट किट ना करे। हमारे घर तो तुम्हें खाना भी पकाना पड़ेगा और मेरी सासू माँ की देखरेख भी करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है मैडम जी, लेकिन नर्मदा, मुझे तो ऐसा परिवार चाहिए जो हमारे बगीचे वाले कमरे में ही रहे। क्या तुम? हाँ मैडम, यह तो और भी अच्छी बात है। तुम्हारे पति माली का काम कर जानते हैं, मेरे बगीचे की देख रेख कर पाएंगे? कार वाली मैडम के मुंह से यह सुनते ही नर्मदा ने कहा, माली का काम? इतना कहकर नर्मदा कुछ सोचने लगी, फिर बोली, सीख जाएंगे मैडम, आप जैसा बताएंगी वैसा कर लेंगे। आप हमें एक बार मौका तो दीजिए। यदि हमारा काम पसंद नहीं आए तो हमें मना कर देना। ठीक है नर्मदा, तो कल ही तुम अपना सामान लेकर आ जाओ। तुम्हारे पति का क्या नाम है? जी, उनका नाम सागर है। और इस प्यारी सी बच्ची का नाम? नर्मदा कुछ बोले उससे पहले रिया बोली, आंटी, मेरा नाम रिया है। सागर ने अरुणा और उसके पति सौरभ को नमस्ते किए। अरुणा ने कहा, आओ सागर, कार में बैठो, तुम्हें हमारा घर दिखा देते हैं, कल सामान लेकर आ जाना। उसके बाद अगले दिन नर्मदा और सागर अपना थोड़ा बहुत जो भी सामान था उसे लेकर अरुणा के घर पहुँचे। बहुत बड़ा मकान था उन लोगों का, बड़ा सा बगीचा था और बगीचे के किनारे 2 पक्के कमरे थे, एक किचन और एक बेडरूम। बगीचा और अपना घर देखकर रिया खुश थी। नर्मदा ने अरुणा से पूछा, मैडम जी, मेरे पति बगीचे का काम करने के बाद उनके काम पर जा सकते हैं क्या? देखो नर्मदा, बगीचे का काम ख़त्म करने के बाद सागर जो चाहे कर सकता है, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, हम यदि कभी कुछ सामान मंगवाएं तो ला कर देना पड़ेगा। धीरे धीरे नर्मदा ने अरुणा के घर का पूरा काम सीख लिया। वह बहुत ही मन लगाकर ईमानदारी के साथ काम कर रही थी। अरुणा और उसका परिवार भी खुश था। सागर ने भी धीरे धीरे बगीचे का काम सीख लिया। बगीचे का काम खत्म करके सागर अपने काम पर भी चला जाता था। उनके दिन अच्छी तरह गुजर रहे थे। ना पानी लाने की झंझट था, ना जात बिरादरी की कोई तकलीफ, बस कमी थी और दुख था तो वह यमुना के लिए ही था। हर रोज़ सुबह 6 बजे आने वाली नर्मदा आज 8 बजे तक काम पर नहीं आई तो अरुणा ने सोचा, पता नहीं क्या हो गया है, जाकर देख कर आती हूँ। अरुणा ने बाहर आकर उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनते ही नर्मदा ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने अरुणा खड़ी थी। अरे मैडम जी, सॉरी, देखो ना, रिया का शरीर बुखार से तप रहा है। मैं उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी, इसलिए मैं आ नहीं पाई। अरुणा ने रिया को हाथ लगाते हुए कहा। अरे नर्मदा, ऐसा कुछ हो तो तुरंत ही बता दिया करो, मैं दवाई दे देती। सागर कहाँ है? जी, वह बगीचे में काम कर रहे हैं। नर्मदा ने सागर को आवाज़ लगाते हुए कहा। सागर, मैडम जी बुला रही हैं। सागर ने आते हुए कहा, जी मैडम। सागर, चलो मैं तुम्हें कुछ दवाई दे देती हूँ, रिया को खिला देना। फिर भी बुखार नहीं उतरा तो शाम को हम उसे डॉक्टर को दिखा देंगे। सागर ने कहा, मैडम जी, इसे तो हर 1-2 महीने में ऐसे ही बुखार। सागर के मुंह से बुखार की बात सुनते ही नर्मदा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, कभी कभी सर्दी खांसी के कारण बुखार आ जाता है। अरुणा जाने लगी, तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर चली गई। उसने देखा, तस्वीर में लगभग 14-15 साल की लड़की थी और तस्वीर पर कागज़ के फूलों का हार डाला हुआ था।
अरुणा के कदम वहीं रुक गए और उसने पूछा, नर्मदा यह तस्वीर किसकी है? नर्मदा कुछ बोले उससे पहले रिया बोली, आंटी यह मेरी बड़ी बहन की फ़ोटो है, वह कुएं। रिया के मुंह पर उंगली रखते हुए नर्मदा ने कहा, अरे रिया तुम चुप रहा कर, आराम कर, मैं बता रही हूँ ना। नर्मदा ने बातों को संभालते हुए कहा, मैडम जी ये हमारी बेटी की तस्वीर है। इतना कहकर वह चुप हो गई। अरुणा समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, चलो सागर मैं दवाई देती हूँ। सागर को अरुणा ने दवाई के साथ ही एक गिलास भरकर दूध देते हुए कहा, सागर दवाई के साथ उसे यह दूध भी पिला देना। ठीक है मैडम जी। दवाई खाने के 2 घंटे बाद ही रिया का बुखार उतर गया और वह खेलने भी लगी। बच्चे बिस्तर पर टिकते कहाँ हैं, थोड़ा भी ठीक हो लगता है तो उनका खेलना कूदना शुरू हो जाता है। उधर अरुणा ने अपने पति से कहा, सौरभ नर्मदा के घर में कोई 14-15 साल की छोटी लड़की की तस्वीर टंगी हुई थी और उस तस्वीर पर हार भी टंगा हुआ था। मैंने पूछा, यह तस्वीर किसकी है? तब नर्मदा तो कुछ नहीं बोली, लेकिन रिया ने कहा, वह मेरी बहन की तस्वीर है। वह आगे कुछ बोल रही थी पर नर्मदा ने उसे चुप करा दिया। पता नहीं उसकी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। तुम बार बार मत पूछना अरुणा, जब उसका मन करेगा वही बताएगी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। रिया का बुखार उतरते ही नर्मदा काम पर आ गई और अरुणा से कहा, माफ़ करना मैडम जी, आज मेरे कारण आपको काम करना पड़ा होगा। अरे नर्मदा माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी बच्ची बीमार थी, उसका ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी था। हमने नाश्ता बाहर से मंगा लिया था, खाना भी मंगा लिया है, तुम्हारे लिए भी है। यह खाना लेकर जाओ, खाना खा लो, कुछ देर आराम करके फिर काम पर आ जाना। रात के 3 बजे से जाग रही हो। अरुणा के मुंह से ऐसे मीठे मीठे शब्द सुनकर नर्मदा खुश हो गई और उसने कहा, मैडम जी आप बहुत अच्छी हैं। काश हम बहुत पहले यहाँ आ गए होते तो हमारी यमुना भी हमारे साथ होती। इतना कहते कहते नर्मदा की आंखें भीग गई। अरुणा ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, नर्मदा रोक मत, क्या बात है, मुझे बताकर अपना मन हल्का कर लो। नर्मदा ने कहा, मैडम जी ये बहुत लंबी कहानी है। मैडम हम एक छोटे से गांव में रहने वाले छोटी जाति के लोग हैं। हमारे गांव में हमें अछूत समझा जाता है। वहाँ के लोग हमारे हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते। गांव में नर्मदा के परिवार को अछूत समझते हैं। ऐसा सुनते ही अरुणा ने तंग होते हुए कहा, यह क्या कह रही हो नर्मदा? हाँ मैडम जी, इसी छुआछूत की शिकार मेरी बड़ी बेटी हुई है। क्या हुआ था उसे? नर्मदा भूतकाल की उन यादों में खो गई जिन्हें वह कभी नहीं भूल सकती थी। वह अरुणा को भी अपने साथ नगरिया की उन्हीं गलियों में लेकर चली गई। वह बोलती जा रही थी एक के बाद एक, वैसे ही जैसे सब कुछ घटा था और अरुणा की भी आंखों में शायद वैसे ही दृश्य दिखाई दे रहे थे। अरुणा सुनती जा रही थी, एक फिल्म की तरह मानो दोनों ही उसे देख रही थी। नर्मदा ने कहा, मैडम जी यमुना बहुत भावुक थी, समझदार थी, उससे गांव की महिलाओं की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। वह सोने के कुएं से पानी लाने की बार बार जिद करती थी। हम उसे बहुत समझाते थे पर वह तो शायद छुआछूत के भेदभाव को समाप्त करने की ठान चुकी थी। वह बदलाव लाना चाहती थी। आखिरकार एक दिन मौका मिलते ही वह सोने के कुएं की तरफ दौड़ गई और वहां जाकर उसने कहा, सरपंच जी हमें भी इस कुएं का पानी लेने दीजिए। सरपंच ने उसकी बात नहीं मानी। हम उसे वापस बुलाते रहे। वह जोर से चिल्लाई, नहीं माँ बाबूजी, सोने का कुआं सबके लिए है, मैं आज उसमें अपनी सांसें मिला दूंगी, फिर सोने का कुआं सबका हो जाएगा। कहते हुए उसने पानी में छलांग लगा दी। मैडम जी नर्मदा तो माँ थी, उसकी आंखें तो बरस ही रही थी, लेकिन यह दर्दनाक घटना का आंखों देखा हाल सुनकर अरुणा की आंखें भी रो रही थी। नर्मदा कहती जा रही थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक 14 साल की बच्ची ऐसी हिम्मत कर सकती है। एक सन्नाटा छा गया था वहाँ पर। पानी के अंदर बुलबुलों की आवाज़ कुछ पल तक आई और फिर नर्मदा रोते हुए कुछ कह नहीं पाई। नर्मदा के आंसू पोंछते हुए अरुणा ने कहा, यह तो बहुत ही दुखदाई है। आगे क्या हुआ नर्मदा? उसे बाहर निकाला गया मैडम जी, लेकिन जिंदा नहीं निकाल पाए। उसी कुएं में उसने अपने प्राण की आहुति दे दी।
रिया ने वह सब अपनी आंखों से देखा था मैडम जी, इसलिए उसे तब से कई बार इसी तरह बुखार आ जाता है। शायद वह डर उसके दिलो दिमाग में छा गया है। नर्मदा, तुमने पुलिस? नहीं मैडम जी, हम लोगों की इतनी औकात कहाँ थी, हमने तो फिर वह गांव ही छोड़ दिया। परंतु नर्मदा, उसके बाद क्या हुआ? क्या तुम सब लोगों को वह पानी मिला? नहीं मैडम जी, मेरी यमुना का बलिदान तो यूं ही चला गया। सरपंच ने सोने के कुएं के शुद्धिकरण के लिए हवन पूजा अर्चना 3 दिन का महायज्ञ बिठा दिया था, मानो सोने का कुआं धुल कर साफ हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं मैडम जी, उसके बाद हम यहाँ आ गए और फिर आप मिल गई। भगवान को हम पर दया आ गई। सौरभ ने भी नर्मदा की सारी बातें सुन ली थी। उसने फ्रिज में से पानी निकाल कर नर्मदा को देते हुए कहा, अपने आप को संभालो नर्मदा, जो बीत गया वह वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरुणा और सौरभ बहुत ही नेक दिल इंसान थे। एक दिन सौरभ ने अरुणा से कहा, अरुणा, हमें रिया के लिए ज़रूर ही कुछ करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे लोग हैं, बस हालातों से हारे हुए हैं। हाँ सौरभ, हमारे घर को और मम्मी जी को कितने अच्छे से संभाला हुआ है इन लोगों ने। इतना अच्छा परिवार अपने काम काज के लिए मिल जाना तो बड़ी ही अच्छी किस्मत की बात है। अरुणा, मैं सोच रहा हूँ हम रिया को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लें। क्या कहती हो? तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली सौरभ, मैं खुद तुमसे यह कहने वाली थी। स्कूल जाएगी तो उसका मन भी लगा रहेगा और वह हादसा भी फिर वह शायद भूल पाएगी। अरुणा ने नर्मदा और सागर को बुलाकर कहा, सागर, हम रिया को पढ़ाना चाहते हैं, वह जितना पढ़ना चाहे उतना। आप ये क्या कह रहे हैं साहब? आप पढ़ाना चाहते हैं? हाँ सागर, क्यों, क्या हम तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? तुम दोनों हमारे लिए कितना कुछ करते हो, थोड़ा सा हमें भी करने दोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। नर्मदा और सागर ने खुशी के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी साहब। उसके बाद रिया का स्कूल शुरू हो गया। रिया दिखने में खूबसूरत थी, यमुना के हादसे के बाद शांत हो गई थी। इतनी छोटी सी उम्र में अपने परिवार के साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी उसमें आ गई थी। उसने बहुत छोटी उम्र से ही पढ़ाई का महत्व समझ लिया था। वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगी थी। स्कूल में उसकी कुछ सहेली भी बन गई थी। अब वह पहले से ठीक थी, हंसना बोलना भी शुरू हो गया था। लेकिन यमुना और उस हादसे को भुलाना उसके लिए संभव नहीं था। हर रात बिस्तर पर आने के बाद पायल की आवाज़ उसके कानों में गूंजती, आंखें उसी दृश्य को दोहराया करती। छपाक की जोर से आवाज़ जब आती तब वह अवचेतन से चेतनावस्था में आ जाती। खुद वह स्वयं को संभालती। वो कहते हैं ना, समय के साथ इंसान बड़े से बड़े दुख को भी भूल जाता है, लेकिन रिया के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसका दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। वह क्रांति का बीज जो यमुना रोप कर चली गई थी, वह उसके अंदर ही अंदर अंकुरित हो रहा था। वह अपनी बहन के बलिदान को यूं ही नहीं जाने देना चाहती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा। रिया अब बड़ी हो चुकी थी। नर्मदा और सागर पूरी ईमानदारी के साथ अरुणा के घर पर मन लगाकर काम करते रहे। रिया के स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। अरुणा और सौरभ दंग थे कि छोटे से गरीब परिवार में जन्मी यह लड़की कितनी होशियार है। एक दिन अरुणा ने सौरभ से कहा, सौरभ, ये रिया तो बहुत कुछ कर सकती है, यदि इसे अवसर मिले तो। तुम ठीक कह रही हो अरुणा, हम उसे वह हर अवसर देंगे जो वह चाहेगी, उसे करने देंगे। एक मौका मिला है हमें किसी के लिए कुछ करने का, उस मौके का फ़ायदा हम भी उठाएंगे। रिया को और आगे पढ़ाने का निर्णय लेने के बाद उसी दिन शाम को अरुणा ने उसे बुलाया। तब सौरभ भी वहीं था। सौरभ ने पूछा, रिया, अब तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई का यह अंतिम बरस है, तुम आगे क्या करना चाहती हो बेटा? अनायास ही रिया के मुंह से निकल गया, अंकल, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सौरभ ने कहा, तो बेटा फिर उसके लिए तो तुम्हें एंट्रेंस की परीक्षा देनी होगी। अभी समय है तुम्हारे पास, तुम कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो। खुश होते हुए रिया ने कहा, जी अंकल। जब घर जाकर उसने अपने माता पिता को यह बताया तब सागर ने कहा, बाप रे बाप, इस पढ़ाई में तो बहुत खर्चा होगा। नर्मदा ने कहा, यह बात तो 16 आने सच है, लेकिन यह पूरा खर्च मैडम जी ही करेंगी।
हमारे ऊपर उनके कितने एहसान हैं, उनके एहसानों का बदला हम कैसे चुका पाएंगे। हाँ नर्मदा, इतना तो कोई सगा होता तो वह भी नहीं करता। नर्मदा, हमारी रिया भले ही डॉक्टर बन जाए, लेकिन हम साहब और मैडम जी का काम कभी नहीं छोड़ेंगे। रिया बीच में ही बोल पड़ी, हाँ बाबूजी, कभी नहीं, वह तो हमारे लिए भगवान की तरह हैं। रिया ने खूब मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। उसे अपने ही शहर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। शहर आने के बाद रिया और उसके परिवार ने यह महसूस किया था कि यहाँ जाति में कोई भेदभाव नहीं है, छूत अछूत नहीं है। उसने तो निर्णय कर लिया था कि वह जो हासिल करेगी अपनी योग्यता के दम पर ही करेगी। वह किसी और की नौकरी छीनकर आगे नहीं बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेज में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे, लेकिन एक दोस्त बहुत खास था जिसका नाम था विवेक। वे दोनों साथ में बैठते थे, साथ में घूमते फिरते थे। रिया के मेडिकल कॉलेज में जाने के साथ ही अरुणा ने बगीचे के उस घर को थोड़ा और अच्छा करने का फैसला ले लिया, ताकि रिया को पढ़ाई करने में किसी तरह की असुविधा ना हो। नर्मदा और सागर ने पिछले वर्षों से अरुणा के परिवार की बहुत सेवा की थी। इस बात का एहसास अरुणा और सौरभ दोनों को था। अरुणा और सौरभ अपनी बूढ़ी माँ को घर पर छोड़कर 2-4 दिनों के लिए घूमने भी चले जाते थे। दोनों परिवार एक दूसरे पर निर्भर हो चुके थे और दोनों ही एक दूसरे का एहसान मानते थे। उधर कॉलेज में रिया और विवेक की दोस्ती प्यार की राह पर अपने कदम बढ़ा चुकी थी। कॉलेज के चौथे साल में एक दिन विवेक ने रिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए कहा, आई लव यू तो हम पिछले 2-2.5 साल से कह रहे हैं, पर अब बारी है सच में एक हो जाने की। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रिया विवेक के इस प्रस्ताव से बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वह शांत ही रही। उसे अपनी माँ की बात याद आ गई जब उसने नर्मदा को कहा था, माँ, मेरे कॉलेज में एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। और वह? नर्मदा ने पूछा। हाँ माँ, वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तब नर्मदा ने एक ऐसा प्रश्न कर दिया था जो आज विवेक के शादी के प्रस्ताव रखते ही रिया को याद आ गया। नर्मदा का प्रश्न था, रिया बेटा, क्या वह ऊंची जाति का है? तब रिया ने कहा था, माँ, यह शहर में ऐसा भेदभाव नहीं है, छूत अछूत कुछ नहीं होता। माँ, आज तक हमारी इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। रिया को शांत देखकर विवेक ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या हुआ रिया, कहाँ खो गई? नर्मदा का पूछा वह प्रश्न आज रिया के मन मस्तिष्क में हलचल मचा रहा था। उसे नर्मदा की वह बात भी याद आ रही थी जब उन्होंने कहा था, रिया, इस जाति बिरादरी के कारण हम एक बार इतनी गहरी चोट खा चुके हैं, अपनी एक बेटी को खो चुके हैं, जिसका दर्द आज भी हमें चैन और सुकून से रहने नहीं देता। तुम्हारी ज़िंदगी में हमारी जाति को लेकर कोई भूचाल ना आ जाए बेटा, बस इसलिए डर लगता है। यह सब याद आते ही रिया ने सोचा उसे विवेक से आज खुलकर सारी बात कर लेना चाहिए। रिया ने विवेक से कहा, विवेक, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ रिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? विवेक, अब कुछ ही दिनों में हमारा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा और हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब यदि हमें साथ रहना है तो विवाह के विषय में तो सोचना ही होगा। विवेक, तुम जानते हो मैं बहुत ही छोटी जाति से हूँ। मेरे पिताजी मोची का काम करते हैं। क्या तुम्हारा परिवार मुझे स्वीकार करेगा? क्या मोची वाली बात जानने के बाद तुम भी मुझे? अरे रिया, तुम तो बोलती ही जा रही हो, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दोगी या मन में पल रही इन गलत भ्रांतियों को यूं ही हवा देती रहोगी? मेरे प्यार का स्टेशन तो बहुत दूर है रिया, चलते चलते पूरी उम्र बीत जाएगी पर वह स्टेशन आएगा ही नहीं। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? हमारे प्यार का कभी कोई मुकाम आएगा ही नहीं? अरे पगली, मेरे कहने का मतलब यह है, हमारा प्यार कभी भी ख़त्म होकर किसी जगह रुकने वाला नहीं है। वह तो अंतिम सांस तक यूं ही बढ़ता ही रहेगा और उसके लिए हमारा विवाह भी तो ज़रूरी है ना। इसलिए तो तुम्हारा हाथ मांग रहा हूँ। विवेक के मुंह से शादी का प्रस्ताव सुनते ही रिया ने कहा, विवेक, इतने वर्षों में हमने कभी एक दूसरे के परिवार के विषय में कभी भी ना कुछ पूछा ना कुछ जाना। हम अपने प्यार और पढ़ाई के बीच इतने व्यस्त थे कि कभी। अरे तो अब जान लेते हैं ना रिया, इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल वाली बात तो है विवेक,
तुम ऊंची जाति में पैदा हुए किसी बड़े खानदान से हो ना, लेकिन मैं गरीब माँ बाप की गरीब बेटी हूँ। जाति भी मैंने तुम्हें बता ही दी है। रिया, यह क्या कह रही हो तुम? इतने बड़े शहर में, इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बावजूद तुम्हारी मानसिकता ऐसी कैसे हो सकती है? यह जातियों का भेदभाव तुम्हारे मन में आया ही कैसे? तुम यह सवाल मुझसे कर रहे हो, इसका जवाब मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। जवाब दोगी? कैसा जवाब रिया? उसके लिए मुझे मेरे बचपन से शुरू करना होगा विवेक। तुम्हें मेरे परिवार की बीती हुई ज़िंदगी की सच्ची कहानी सुननी होगी। विवेक ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, रिया, आखिर बात क्या है? तुम काफ़ी उदास परेशान लग रही हो। चलो हम कहीं शांति से बैठकर बात करते हैं, कहीं और चलते हैं। तुम्हारे चेहरे के भाव, तुम्हारी आवाज़ और डबडबाई आँखों को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि बात छोटी मोटी नहीं है। शायद तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है जिसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। विवेक रिया से खुद से भी ज़्यादा प्यार करता था और उसके लिए वही सब कुछ थी। वह चिंतित हो गया, पता नहीं रिया क्या कहने वाली है। एक बगीचे में जाकर उनके कदम रुक गए और वे दोनों एक घने वृक्ष की छांव में हाथों में हाथ डाले बैठ गए। रिया, अब तुम्हें जो भी कहना है, जो भी बताना है या जो भी पूछना है, इत्मीनान के साथ बात करो। प्लीज़ तुम रोना नहीं, रोना नहीं, यह तो मेरे बस में है ही नहीं विवेक। चाहे मैं कितना भी अपने आप को संभालूं, कितना भी नियंत्रण करूं, लेकिन मेरी आंखों ने जो कुछ देखा है उसकी याद आते ही वह बहने लगती हैं। विवेक, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। क्या रिया और विवेक की शादी हो जाएगी? क्या रिया छूत और अछूत का भेदभाव खत्म कर पाएगी? क्या विवेक का परिवार रिया को अपना पाएगा? यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी कहानी का अगला भाग कल ज़रूर सुनें। थैंक यू।